अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों में। मैं अब्दुल रहमान। आज इस गुलशन न्यूज में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के SIR पर फैसले की, वोटर अधिकार अभियान पर। देखेंगे क्यों प्रधानमंत्री का बिहार दौरा JDU की चिंता बढ़ा गया, कैसे महाराष्ट्र में बीजेपी का दावा फेल हुआ, जानेंगे सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों पर फैसला, और अंत में देखेंगे क्यों फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के लिए ट्रंप से नाराज हुए। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक विधानसभा में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जिम्मेदार नहीं है, हालात जिम्मेदार हैं। क्या मुख्यमंत्री योगी ने कुंभ मेले में भगदड़ के बाद इस्तीफा दिया? संभल में मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 25 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। हिंदू पक्ष ने नोटिस जारी किया। श्री कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद विवाद मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह अब 12 सितंबर को फिर से सुनी जाएगी। शेयर बाजार में 643 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स 81 से 306 पर बंद हुआ। 213 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी 4478 पर बंद हुआ। ये थी सुर्खियां। अब आज की बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग उम्मीदवार सूची यानी SIR की गहरी पुनर्समीक्षा पर काम कर रहा है, लेकिन आयोग के बनाए नियमों पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है और कोर्ट ने उम्मीदवारों को कड़े निर्देश दिए हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन की अनुमति दी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आवेदन फॉर्म को शारीरिक रूप से जमा करना आवश्यक नहीं होगा। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि फॉर्म 6A में दिए गए 11 दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, पानी का बिल आदि जमा किए जा सकते हैं। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई की तारीख 8 सितंबर तय की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि राज्य के 12 में से सिर्फ 3 राजनीतिक दल कोर्ट में पेश हुए हैं। इस मामले में RJD की तरफ से वकील कपिल सिब्बल पेश हुए, जबकि अन्य 7 दलों का समर्थन अभिषेक मनोहर सिंह ने किया। सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने गंभीर मुद्दा उठाया और कहा कि एक जीवित वोटर को मृत घोषित कर दिया गया है और ऐसे 11 अन्य मामले भी सामने आए हैं। भूषण ने दलील दी कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने कहा है कि केवल आधार पर्याप्त नहीं है और 7 करोड़ से अधिक लोगों के आधार कार्ड स्वीकार नहीं किए गए हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि अनुशंसित या गैर अनुशंसित की श्रेणी से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी नाम ड्राफ्ट लिस्ट में होंगे। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और कहा है कि आयोग को इस सूची में आधार को शामिल करना होगा। अब सबकी नजरें 8 सितंबर की सुनवाई पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि SIR के बाद बिना कारण किसी नाम को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाया नहीं जाएगा। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चुनावों पर जोरदार हमला बोला। उम्मीद जताई गई कि इससे वोट चोरी की कोशिशें नाकाम होंगी। कांग्रेस पहले से ही बिहार में वोटर अधिकार अभियान चला रही है, जिसमें राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोला। बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव का वोटर अधिकार अभियान NDA सरकार की नींद उड़ाए हुए है। आज इस अभियान का 6ठा दिन है। एक हफ्ते में राहुल तेजस्वी की इस यात्रा को जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है, जिससे NDA की टेंशन बढ़ गई है। यह कारवां सुल्तानगंज, भागलपुर पहुंचा। इस दौरान RJD नेता तेजस्वी यादव और VIP अध्यक्ष मुकेश सैनी भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ मौजूद थे। 6ठे दिन की इस यात्रा में भारी भीड़ देखी गई। बड़ी संख्या में लोग इस अभियान में शामिल हुए। मुंगर में राहुल तेजस्वी ने खांका रहमानी के मौलाना से मुलाकात की और लगभग 20 मिनट बातचीत की। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का रोड शो मुंगर के शहर क्षेत्र में हुआ। यात्रा मुस्लिम और यादव बहुल इलाकों से गुजरी। यह राहुल गांधी की मुंगर में पहली यात्रा थी। इस दौरान कुछ लोगों ने काले टी-शर्ट पहनकर नारे लगाए, धिक्कार है, वोट चोर सरकार है, चर्चा चारों ओर है, सरकार वोट चोर है। कांग्रेस ने कहा कि जिन्होंने बिहार की जनता का वोट चुराया, उन्होंने उनके सपनों और उम्मीदों को चुराया। बिहार की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। यह एक जन क्रांति है जिसमें बिहार का हर कोना 7 कदम आगे बढ़ा रहा है। उद्देश्य एक है, वोट चोरी रोकना, वोट चोरों से छुटकारा पाना। प्रधानमंत्री मोदी अब गया आ रहे हैं, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देकर उस विचारधारा को श्रद्धांजलि दें जिसमें बिहार के गरीब और दलितों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। नीतीश कुमार मुश्किल में है, वहीं CP राधाकृष्णन भी संकट में है। भाजपा ने राधाकृष्णन के समर्थन में मोर्चा खोला है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है।
जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी-एसपी प्रमुख शरद पवार से इस विषय पर बात की, तो पवार ने साफ कहा कि वे राधाकृष्णन का समर्थन नहीं करेंगे। पवार ने इसका कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची के राजभवन में गिरफ्तार किया गया था, उस समय राधाकृष्णन वहां के राज्यपाल थे। सोरेन ने अपील की थी कि उन्हें राजभवन में गिरफ्तार न किया जाए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। पवार का दावा है कि यह ऐसा कदम था जिसने विपक्ष को नाराज कर दिया और अब वही गुस्सा आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। एनसीपी-एसपी और शिवसेना यूबीटी दोनों इंडिया गठबंधन के मजबूत समर्थक हैं। ये पार्टियां अब इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करेंगी। आने वाले 9 सितंबर के चुनाव में जहां एनडीए ने राज्यपाल को उम्मीदवार बनाया है, वहीं महाराष्ट्र की बड़ी विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं। पवार और ठाकरे के पास लोकसभा और राज्यसभा में कुल 23 सीटें हैं। इसी वजह से एनडीए का आने वाले चुनावों का रास्ता आसान नहीं दिख रहा है। शरद पवार ने साफ कहा है कि हम किसी भी कीमत पर उस व्यक्ति का समर्थन नहीं कर सकते जिसने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को राजभवन से गिरफ्तार करवाया। अब सबकी नजरें आने वाले चुनावों पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह फैसला सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है और आदेश दिया है कि इस मामले से जुड़े सभी केस हाईकोर्ट में स्थानांतरित किए जाएं। यह फैसला जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने दिया। गौरतलब है कि इस मामले में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मेनका गांधी सहित कई पशु प्रेमियों ने अपनी बातें रखी थीं और कोर्ट के पुराने आदेशों की आलोचना की थी। यह फैसला समाज और आवारा कुत्तों के अधिकारों की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। कुत्ता प्रेमियों को सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से राहत मिली है। आवारा कुत्तों को लेकर जो विवाद चल रहा था, अब वह थम गया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में राजनीतिक टकराव बढ़ रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी की नीतियों से राज्य कर्ज में डूब गया है। एक ओर प्रधानमंत्री मोदी देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं, दूसरी ओर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य को $8 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का दावा करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने इसका उल्टा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार कर्ज में डूबी हुई है। अखिलेश यादव ने एक्स ट्विटर पर लिखा कि भाजपा ने जनता को या तो दर्द दिया है या फिर कर्ज। उन्होंने सवाल किया कि जब 8 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, तो क्या प्रति व्यक्ति 87,500 रुपए का कर्ज भी उसमें जोड़ा जाएगा या नहीं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि अगर भाजपा का 15 लाख वाला वादा पूरा होता, तो इस कर्ज को घटाने के बाद भी हर किसी के खाते में लगभग 14,500 रुपए होते। अखिलेश यादव के बयान से योगी सरकार की बोलती बंद हो गई है। विपक्ष का यह दावा मजबूत हो रहा है कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर है और वे सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वादे और दावे करते हैं। एक तरफ योगी सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है, वहीं विपक्ष लगातार बढ़ते कर्ज को लेकर सवाल उठा रहा है। इसी से साफ है कि योगी सरकार मुश्किल में आ गई है। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव के इस हमले पर भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की और इसके बाद उन्होंने हिंदी में ट्वीट भी किया। लेकिन इस ट्वीट में मैक्रो ने ब्रिक्स का जिक्र किया, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति को बड़ा झटका लगा। कुछ समय से भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने ब्रिक्स से जुड़े देशों को चेतावनी दी है कि अगर कोई भी देश ब्रिक्स की नीतियों का समर्थन करेगा, तो अमेरिका उस पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा देगा। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान आया है, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि ट्रंप का गुस्सा ब्रिक्स देशों को लेकर और बढ़ सकता है। दरअसल मैक्रो ने पीएम मोदी से बातचीत में बहुपक्षवाद, मल्टीलैटरलिज्म पर जोर दिया। इसे सीधे तौर पर अमेरिका की सर्वोच्चता को चुनौती माना जा रहा है। मैक्रो ने कहा कि भारत और फ्रांस बहुपक्षवाद को और मजबूत करेंगे। इसके लिए साल 2026 में भारत की बियरिक्स अध्यक्षता और फ्रांस की G7 अध्यक्षता को जोड़कर काम किया जाएगा। मैक्रो का यह रुख ट्रंप की नीतियों के विरोध में माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि ब्रिक्स बेकार और अव्यावहारिक है। उनके अनुसार ब्रिक्स अमेरिकी हितों के खिलाफ है और इससे चीन व रूस जैसी ताकतें और मजबूत होती हैं। ऐसे हालात में मैक्रो द्वारा मोदी से बातचीत के बाद ब्रिक्स का नाम लेना इस ओर इशारा करता है कि यूरोप इस मंच को नजरअंदाज नहीं करना चाहता। यानी यूरोप
ट्रंप के विरुद्ध ब्रिक्स के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि इस पर ट्रंप की प्रतिक्रिया क्या होती है।